बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारे खुराक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और जब वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो फिर वो कौन से फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर और वो चीज़ें हम कहाँ से हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की ही, लेकिन अब हम इस वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें वो हम खाते हैं और जब वो हम खाएंगे तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के वो किन मराहिल से गुजरता है और फिर वो हमें किस तरीके से फ़ायदा भी प्रोवाइड कर देता है। मतलब जाहिर सी बात है कि हम जो खुराक खाते हैं वो तो हम अपने फ़ायदे के लिए खाते हैं ताकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। तो फिर वो एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है और वो खुराक जो हमने खा लिया है वो किन किन मराहिल से गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि खुराक किन रास्तों से गुजरता है और उसके साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम डाइजेशन की डिफिनीशन करते हैं कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर में, सिंपलर में और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट होते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, आप सबको पता है कि हम एक नवाला पूरा लेते हैं और वो जब हम अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले हमारे दांत उसको चबाते हैं और को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, तो बेसिकली वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसका मतलब यही है कि वो जो हमने नवाला खाया है वो बड़ा है, वो साइज में बड़ा है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसके कन्वर्ट करने का रीज़न यही है ना क्योंकि हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारा सेल और बड़े मॉलिक्यूल्स को या बड़े चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसी वजह से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो हमारे दांतों के जरिए उसको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में और उसके बाद जब वो फिर हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो फिर स्टमक के अंदर भी उसको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो इसी तरीके से जो लार्जर मॉलिक्यूल है या जो लार्जर सब्सटेंस है उसको स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दे दूंगा कि मिसाल के तौर पे हमने प्रोटीन्स खाए हैं, तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो गुजरता है तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको फिर हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो इसी तरीके से लार्जर मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है ना कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, मिसाल के तौर पे हम रोटी खाते हैं, उसके साथ गोश्त वगैरह खाते हैं, तो हम अपने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एक टाइम पे उसको डाल देते हैं। उस रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसके अंदर विटामिन भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर सब कुछ होता है उसी एक रोटी के अंदर। तो फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर दे, प्रोटीन्स को अलग कर दे और जितनी भी उसके अंदर जो विटामिन वगैरह है, मिनरल्स है, उनको अलग अलग कर दे और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करे ताकि हमारा जिस्म, हमारे सेल्स उसको आसानी से फिर एब्जॉर्ब कर सके। तो इसको हम कहते हैं कि फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। और उसके साथ जो नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है उसको डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करते हैं। अब डिफ्यूजिबल का मतलब यही होता है ना कि अगर एक चीज किसी सेल के अंदर जा सकता है और नॉन डिफ्यूजिबल वो है जो कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो अगर वो मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है और वो डिफ्यूज नहीं हो सकता तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है और फिर वो आसानी से हमारे सेल के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि नॉन डिफ्यूजिबल कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। और इसी तरीके से वो जो हमने खाना खाया है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में डिफ्यूजिबल में, सिंपलर में कन्वर्ट किया जाता है और उससे फिर हमारा जो जिस्म होता है वो अपने लिए वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया कि मतलब जब भी बड़े मॉलिक्यूल्स, मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर में, सिंपलर में और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, तो इसको हम डाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस ये कहाँ पे होता है, ये हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये होता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती है, मतलब वो जो खुराक हमने खाया वो किन किन रास्तों से गुजरता है, तो हम एक एक करके इसको डिटेल से फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पे आता है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल हमारे खुराक का वो रास्ता है जिसके जरिए से खुराक गुजरती है। मिसाल के तौर पे ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है और वो चला जाता है हमारे एनस तक पहुंच जाता है। तो इस पूरे रास्ते को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यहाँ पे देख ले आप लोग, जो यहाँ पे ये माउथ है हमारा, इस माउथ के जरिए वो शुरू होता है, पूरा हमारे स्टमक में चलता है। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन शो किया गया है इसमें से चलता है और आखिर में हमारे जिस्म से वो निकल जाता है। तो इसी तरीके से इस पूरे रास्ते को, इस पूरे सिस्टम को, जो कि मुंह से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है, इस पूरे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फिर इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। अब ओरल कैविटी बेसिकली हमारा जो मुंह है उसको हम ओरल कैविटी है, हमारा माउथ उसको ओरल कैविटी कहते हैं। और ये सबसे पहला पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और ये खुराक को बाहर से रिसीव करता है। मतलब जब हम नवाला बनाते हैं अपने मुंह के अंदर उसको डाल देते हैं, तो ये ओरल कैविटी सबसे पहला पार्ट होता है जो कि उस खुराक को रिसीव करता है बाहर से। तो जब वो खुराक को रिसीव कर लेता है, फिर उसके अंदर 3 किस्म की चीजें होती है जो कि उसमें मदद दे देती है, उसकी डाइजेशन में हेल्प कर देती है। कि कौन कौन सी चीजें हैं ओरल कैविटी के अंदर? फिर 3 चीजें होती है। एक उसमें टीथ आते हैं, हमारे दांत, इसके अलावा टंग, जबान आता है, और सेलेवरी ग्लैंड्स जिसको हम जो कि फिर सलाइवा बनाते हैं आगे जाके। ये 3 चीजों पे ये ओरल कैविटी मुश्तमिल होती है। और ओरल कैविटी यहाँ पे शो किया गया है, ये वाला एरिया, कि जिसमें हमारे यहाँ पे दांत है, यहाँ पे जबान है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये सेलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद है। तो इस एरिया को, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ओरल कैविटी, इसको कहा जाता है। और इसके अंदर 3 चीजें दोबारा मैं बताता हूँ, टंग है, टीथ है और सेलेवरी ग्लैंड्स है। सबसे पहले हम टीथ की बात कर लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। तो टीथ भी यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंसिजर्स, दूसरे को कैनाइन कहते हैं, और तीसरे को मोलर और प्रीमोलर। ये 3 किस्म के तकरीबन दांत हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला आता है इंसिजर। अब ये इंसिजर कौन से दांत होते हैं? ये हमारे जो सामने वाले दांत हैं, हमारे सामने वाले ऊपर और नीचे दोनों जो दांत होते हैं उसको हम इंसिजर्स कहते हैं। बिल्कुल फ्रंट पे जो दांत मौजूद होते हैं उसको इंसिजर कहते हैं, और इसका फंक्शन है कटिंग और बाइटिंग के लिए। मतलब ये है कि अगर हम किसी रोटी से उसको मतलब वहां से उसको कट कर लेते हैं, उसको बाइट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये सामने वाले दांत इस्तेमाल कर लेते हैं। सामने वाले दांतों के जरिए उसको हम वहां से कट कर लेते हैं, अपने लिए उसको बाइट कर देते हैं। तो ये सामने वाले दांत को हम इंसिजर्स कहते हैं। इसके बाद जो इंसिजर के बाद जो दांत आते हैं उसको हम फिर कैनाइन दांत कहते हैं। मतलब जो नुकीले से दांत होते हैं ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन जितने भी कार्निवोर्स है, जितने भी वो जानवर है जो कि गोश्त खाते हैं, मतलब जो डॉग्स वगैरह हो गए या लायन वगैरह हो गए, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, और वो बिल्कुल नीचे की तरफ। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ये जो नुकीले दांत और नीचे से जो आते हैं, तो दोनों साइड को हम फिर कैनाइन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टेयरिंग। मतलब टेयरिंग का मतलब यही होता है ना कि अगर किसी मिसाल के तौर पे हम गोश्त खाते हैं, तो उस गोश्त को अगर हम पालते हैं, टेयरिंग कहते हैं पालना, उसको वहां से चीर लेते हैं, तो वो चीरने का जो काम होता है ना, वो इसी कैनाइन दांतों के जरिए हम करते हैं। तो इंसिजर सबसे फ्रंट वाले दांत हो गए, और उसके अलावा जो कैनाइन दांत होते हैं ना, वो इंसिजर के बाद जो आते हैं नुकीले दांत, जो 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं, और जिसका काम है टेयरिंग, या मतलब जिसके जरिए हम चीजों को वहां से पार लेते हैं आसानी से। इसके बाद फिर आता है मोलर एंड प्रीमोलर। अब मोलर और प्रीमोलर वो दांत होते हैं जिसको हम जबड़े के दांत कहते हैं, जो कि सबसे पीछे साइड में मौजूद होते हैं, और उसका सरफेस भी थोड़ा सा फ्लैट होता है, और उसका काम है ग्राइंडिंग। मतलब उसके जरिए हम ग्राइंडिंग करते हैं। जब भी हम इंसिजर के जरिए किसी चीज को बाइट कर लेते हैं, खुराक को बाइट कर लेते हैं, और कैनाइन के जरिए उसको पार लेते हैं, छील लेते हैं, और फिर वो हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे जो मोलर और प्रीमोलर दांत होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेसिकली कि वो उस खुराक को मुकम्मल तौर पर ग्राइंड कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम कर लेते हैं। तो ये फंक्शन आता है मोलर और प्रीमोलर का। इसके बाद जो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो जाता है, इसको बेसिकली हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं।
इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जिसमें कोई भी खुराक फिजिकली डिवाइड होता है, मतलब उसका सबसे पहले हमने नवाला ले लिया, इतना सा बड़ा होता है, लेकिन जब वो दांत उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, मतलब खुराक का फिजिकली डिवाइड होने को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, लेकिन फिर उस मॉलिक्यूल का केमिकली डिवीजन को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं, जो कि आगे आ रहे इसको हम फिर पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल डाइजेशन दांतों के जरिए होती है और वो हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट हमारे ओरल कैविटी के अंदर आता है वो है टंग। अब टंग क्या है? टंग बेसिकली यहाँ पे डाइजेशन में इसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं और उसकी टंग की वजह से हम किसी भी खुराक का जायका चख सकते हैं, उस जायका मालूम कर सकते हैं इसी टंग के जरिए। इसके बाद इसका जो अगला फंक्शन है वो ये है कि कीप फूड बिटवीन द टीथ। इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी हम दांतों के जरिए खुराक को चबाते रहते हैं तो चांसेस है कि वो खुराक हमारे दांतों से नीचे आते हैं, दांतों से नीचे आते हैं। जिस तरीके से घरों में हम पेस्टल और मोटल जो होता है ना हमारे पास, उसमें हम अगर किसी चीज को उसको ग्राइंड कर लेते हैं तो जब उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो एक मतलब इधर उधर फैल जाता है। तो हम अपने हाथों के जरिए या फिर किसी चम्मच के जरिए उसको हम अपनी जगह पे वापस लेके आते हैं और दोबारा उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली टंग का भी फंक्शन यही होता है कि मतलब जो खुराक हम चबाते हैं वो कभी इस साइड पे कभी बाहर साइड पे वो आ जाता है, तो हम अपने जुबान के जरिए जुबान को इस्तेमाल करके उसको अपने दांतों के दरमियान वापस रख देते हैं। तो यही फंक्शन है टंग का। इसके अलावा ये स्वॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं। स्वॉल्विंग का मतलब है कि हम मतलब जब दांतों ने उस चीज को चबाया और उसके साथ जबान ने भी उसकी मदद कर दी और उसके बाद जो उसको हम निगल लेते हैं, तो उस निगलने के प्रोसेस को हम स्वॉल्विंग कहते हैं। और बेसिकली ये भी इसी टंग की मदद से हम करते हैं। तो टंग के 3 फंक्शन आ गए। एक तो ये है कि जायका मालूम करते हैं, दूसरा फंक्शन ये है कि जब हम खुराक चबाते हैं तो उस खुराक को दांतों के दरमियान रखने के लिए ये जबान इस्तेमाल की जाती है, और साथ में फिर ये स्वॉल्विंग में भी हेल्प करती है। मतलब हम उसको फिर अगर जब निगलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि जब उसको हम चबाएंगे उसके बाद हम निगल लेंगे, तो जब उसको हम निगलना चाहते हैं तो फिर वही इसी टंग के जरिए हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे उसको हम सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब सेलेवरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सेलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे जो मतलब जो ओरल कैविटी है उसके बैक साइड पे यहाँ पे मौजूद होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स। और इसी सेलेवरी ग्लैंड का फंक्शन है जिसमें हम वो सलाइवा प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो उसका फंक्शन है कि वो सलाइवा बना ले, और इसी सलाइवा में फिर बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला चीज आता है सलाइवा के अंदर वो मौजूद होता है एक म्यूकस। इसमें वाटर भी मौजूद होता है इसी सलाइवा के अंदर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स भी मौजूद होते हैं और इसमें एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। तो बेसिकली तकरीबन 4 किस्म की चीजें हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। एक है म्यूकस, दूसरा है वाटर, तीसरा है साल्ट और चौथा है एंजाइम। अब यहाँ पे जो म्यूकस और वाटर है इसका फंक्शन है टू लुब्रिकेट द फूड। हमारे खुराक को लुब्रिकेट कर देते हैं, हमारे खुराक को नरम बना देते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि जब भी हम नवाला लेते हैं वो नवाला बहुत ज्यादा खुश्क होता है, लेकिन जब उसके साथ ये सलाइवा मिल जाते हैं तो उसको थोड़ा सा नरम बना देते हैं ताकि हमारे दांत उसको आसानी से फिर चबा सके। इसके बाद जो साल्ट होते हैं, साल्ट यहाँ पे कौन सा होता है? साल्ट यहाँ पे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे साल्ट होता है और इसका फंक्शन यही है कि वो जरासीम को मार देते हैं। मतलब जब हम रूटीन के मुताबिक खुराक खाते हैं तो उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं और उन जरासीम का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जरासीम वहाँ पे उसको मार सके। सारे जरासीम को नहीं मारता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जरासीम को वहाँ पे उसको मार देता है। वो उन जरासीम को जो कि हमारे खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब जो हमने खाए हैं उसके अंदर मौजूद है, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी यहाँ पे मौजूद है जो कि चौथा पार्ट है। लेकिन एंजाइम कौन सा है? उस एंजाइम का नाम है सेलेवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है सेलेवरी एमाइलेज। और एमाइलेज एंजाइम वो एंजाइम होता है बेसिकली जो कि स्टार्च की डाइजेशन करता है। मतलब स्टार्च जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, ग्लूकोज बहुत सारे मिल जाते हैं, वो स्टार्च बना लेते हैं। तो उस स्टार्च को उसकी जब डाइजेशन होती है तो इसको हम वो कौन करता है? वो सेलेवरी एमाइलेज बेसिकली उसको करते हैं। और उसके साथ फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर स्टार्च है तो स्टार्च तो केमिकल है,
तो अगर वो उन केमिकल्स की फिर डिवीजन होती है, मैंने बताया था मैकेनिकल डाइजेशन में कि जब किसी भी फूड मॉलिक्यूल का फिजिकली डिवीजन होता है तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, लेकिन जब उन फूड मॉलिक्यूल का केमिकली डिवीजन होता है तो फिर उसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो इसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं, और जो बड़े बड़े नवाले हमने लेते हैं उसको छोटे छोटे में तकसीम करना फिर मैकेनिकल डाइजेशन में आते हैं। अच्छा, तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फेरिंग्स एंड स्वॉल्विंग। अब फेरिंग्स एंड स्वॉल्विंग वो रीजन है जिसमें जो खुराक हमारा होता है, जिसको हमने चबाया अपने दांतों के जरिए, और उसको फिर जब हम निगल लेते हैं तो उस निगलने वाले एरिया को हम कहते हैं स्वॉल्विंग, फेरिंग्स कहते हैं, और उस निगलने के अमल को स्वॉल्विंग कहते हैं। और ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया होता है। बेसिकली ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स वाला एरिया, मतलब जिसमें स्वॉल्विंग होती है हमारी। अब फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है कि फेरिंग्स में ये जो हमारी ओरल कैविटी है वो फिर फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, मतलब सबसे पहले ओरल कैविटी आती है और उसके बाद फिर फेरिंग्स शुरू हो जाता है। और जब फेरिंग्स शुरू हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमारा खुराक है ना उसको पीछे की तरफ धकेल लिया जाता है हमारी जुबान की मदद से, क्योंकि हमने बता दिया कि जुबान का फंक्शन एक ये भी है कि फिर वो हमारा जो फूड हमने चबाया है उसको हम अपने बॉडी के अंदर जब उसको लेते हैं, स्वॉल्विंग का प्रोसेस उसकी मदद से फिर हम करते हैं। और उसके अलावा फिर ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना हमारी खुराक की, उसको फिर हम स्वॉल्विंग कहते हैं। लेकिन स्वॉल्विंग के बारे में ये बात याद रखें कि मतलब अगर हम किसी चीज को निगल लेते हैं, उसको स्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो वॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब ये हमारे मर्जी के मुताबिक होता है। लेकिन एक मरतबा अगर वो जब हमारे मतलब नीचे चला जाता है, पेरेंट्स के नीचे चला जाता है, फिर उस पर हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता और फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर वो डायरेक्टली हमारे एसोफेगस में चले जाता है और एसोफेगस से फिर स्टमक में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे ये वाला जो एरिया होता है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ से हमने खुराक को चबा लिया और वो खुराक इसी रास्ते से जरिए फिर वो हमारे बॉडी के वो नीचे चले जाता है। और जब वो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस बेसिकली हमारा जो हवा की नाली जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। और ये ट्रेकिया क्या होता है कि ये ट्रेकिया हमारे लंग्स में चलता है, ये ट्रेकिया ये पाइप हमारे लंग्स में चलता है, और इसके साथ ये वाला जो पाइप है इसको हम एसोफेगस कहते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर चलता है। अब अगर हम खुराक खा लेते हैं तो कभी कभी इस तरह होता है खुदा ना खास्ता कि अगर खुराक का कोई भी पार्टिकल या वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल हमारे इस ट्रेकिया के अंदर चला गया तो फिर वो हमारे लंग्स में चलता है, और जब हमारे लंग्स में वो चलता है तो हम पे कांसी आ जाती है बहुत ज्यादा, और इंसान वो कांसता है, और तब तक कांसता रहेगा कि जब तक उसका जो मटेरियल उसके लंग्स में नहीं चला गया वो वापस वहां से बाहर नहीं आए, तो मतलब तब तक वो कांसता रहता है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी हम स्वॉल्विंग करते हैं, मतलब जब हम किसी चीज को अपने अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो अब क्या होता है कि वो जो एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाता है और इस ट्रेकिया को वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक एपिग्लॉटिस है, ये पहले ये ओपन होता है और इस तरीके से ये ओपन होता है, इस तरीके से ये ओपन होता है। लेकिन जब भी हम किसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा जो नवाला है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो जब वो यहाँ पे नीचे आता है तो ये इसको अपने साथ पुश कर लेते हैं और नीचे धकेल देते हैं। इसी तरीके से जब वो आते हैं तो वो इसी रास्ते से गुजरता है और इसको वो बंद कर देता है। तो मतलब ये एपिग्लॉटिस पहले इस तरीके से था, यहाँ पे था, जिस तरह मेरी उंगली यहाँ पे है इसी तरीके से था, और जब यहाँ पे लेट्स सपोज ये इस तरीके से ओपन था, मतलब सब कुछ वो हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ आसानी से हो रहा है। लेकिन जब भी हम निगलने का प्रोसेस कर लेते हैं, स्वॉल्विंग करते हैं, तो जो मटेरियल वहां से आता है नीचे की तरफ इस तरीके से देख लीजिए, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, तो ये नीचे आता है और ये इसको कवर कर लेते हैं, और जब उसको हम निगल लेते हैं तो ये दोबारा ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एपिग्लॉटिस काम कर देता है कि जब भी हम चीजों को निगल लेते हैं तो निगलने के दौरान ये बंद होता है, और जब हम उसको निगल लेते हैं उसके बाद ये दोबारा ओपन हो जाता है। और इसी तरीके से हम ये निगलने का प्रोसेस और सांस लेना इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर कोई सांस भी लेता है, मतलब उसको सांस लेना और उस चीज को निगल लेना, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं किए जा सकते। एक टाइम पे आप लोग या सिर्फ स्वॉल्विंग करोगे या सांस लोगे। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस इस ट्रेकिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद
जब पेरिंग से वो खुराक गुजरता है तो फिर वो चलता है हमारे एसोफेगस में। ये जो एसोफेगस यहाँ पे बनाया गया है और ये एसोफेगस डायरेक्टली चलता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में फिर मजीद प्रोसेसिंग होती है, वो तो हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अगला आता है वो है एसोफेगस, और ये एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और ये लॉन्ग ट्यूब हमारे इसी फेरिंग्स वाले एरिया से शुरू हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ है और नीचे आता है यहाँ तक, हमारा जो स्टमक है यहाँ पे ये ओपन होता है। तो इस लॉन्ग ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। और ये बात याद रखें कि जो पाइप हमारे लंग्स में चलता है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं, लेकिन जो पाइप हमारे जो स्टमक होता है उसमें चलते हैं तो फिर उसको हम एसोफेगस कहते हैं। और ये एसोफेगस बेसिकली मतलब ये मौजूद होता है दरमियान में, ट्रेकिया के और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान में ये मौजूद होता है। अगर मिसाल के तौर पर इस तरीके से हम खड़े हैं तो बाहर साइड पे ये वाले जो आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये वाला, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। और ये ट्रेकिया बेसिकली यहाँ से नीचे उतरता है, हमारे लंग्स में चलता है, और उसके साथ जो सबसे बैक साइड पे मौजूद होता है वो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। तो इसी ट्रेकिया के और जो सबसे पीछे वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके दरमियान यहाँ पे जो पाइप गुजरता है उस पाइप को हम एसोफेगस कहते हैं। और जो खुराक हमने खाया है वो उसी एसोफेगस के जरिए फिर हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। ये एसोफेगस तकरीबन 10 इंचेस लॉन्ग है, लेकिन ये 10 इंचेस जाहिर सी बात है कि एडल्ट्स में ये 10 इंचेस का होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसमें फिर ये चौड़ा होता है। यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कि ये ट्रेकिया और वर्टेब्रल कॉलम के बिल्कुल सेंटर में होता है। आगे साइड पे उसका ट्रेकिया है और पीछे साइड पे उसका वर्टेब्रल कॉलम है और सेंटर में ये मौजूद होता है। और यहाँ पे जो खुराक की मूवमेंट होती है, मतलब जिस तरीके से उसमें खुराक गुजरता है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस बेसिकली वेव लाइक कंट्रैक्शन है, मतलब वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन by which food is moved along the alimentary canal, मतलब जिसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और वो जो खुराक है ना वो फिर उससे गुजरता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये जो यहाँ से ये एक पाइप है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ये वाला जो हमारा खुराक है जो कि हमने निकल लिया है वो इसमें से गुजर रहा है, तो इसके ये वाले उसके जो पीछे वाले मसल होते हैं ना बेसिकली वो कंट्रैक्ट होते हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं और ये जहां से गुजरते हैं यहाँ पे ये रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये रिलैक्स हो गए, ये ओपन हो जाते हैं थोड़े से, और इसी तरीके से ये जब आगे गुजरते हैं तो ये फिर कंट्रैक्ट, और इसी तरीके से ये दोबारा ये ओपन होते हैं, थोड़े से रिलैक्स होते हैं और यहाँ पे ये कंट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट होते हैं पीछे से, और आगे से वो अपने लिए रास्ता खोल देते हैं, आगे से वहां पे उसको मतलब रिलैक्स कर देते हैं ताकि उसके लिए रास्ता खोल जाए और वो आसानी से वहां से चला जाए। तो पीछे से ये कंट्रैक्ट होते हैं, आगे से रिलैक्स होते हैं, और इसी तरीके से ये जो खुराक है वो उसके अंदर गुजरता है। तो इस किस्म के मूवमेंट को, इस किस्म के जिसमें कंट्रैक्शन भी होती है और जिसमें रिलैक्सेशन भी होती है मसल्स की, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। मतलब जिसके जरिए वो खुराक हमारे फेरिंग्स से चलता है और हमारे स्टमक के अंदर एंटर होता है, लेकिन उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ये और ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली इसी एसोफेगस के अंदर ये हो जाता है, और इसी तरीके से वो खुराक हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी इस तरह भी होता है कि हमें ओमिटिंग अगर होती है तो ओमिटिंग के दौरान बेसिकली हमने जो चीजें खाई होती है वो हम दोबारा बाहर लेके आते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। मतलब ये है कि पेरिस्टालसिस में तो हमने वो चीजें अपने बॉडी के अंदर ले ली, हमारे स्टमक के अंदर चली गई, लेकिन एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि वो वापस जब हमें अगर कोई इरिटेशन वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो वो हम वापस उसको फेंक देते हैं। तो वापसी का आना उसको फिर एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, और उसका बॉडी के अंदर चला जाना उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जब खुराक स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक के अंदर फिर भी दूसरे किस्म के मुख्तलिफ प्रोसेस वो किए जाते हैं। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।